Assalamu alaikum and good afternoon dear colleagues, friends and my students। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक और जो है एंट्री टेस्ट का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसका जो क्वेश्चन है इस एंट्री टेस्ट के पेपर का वो है फिज़िक्स। क्योंकि अभी हम जो है फिज़िक्स के ही एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो इस लेक्चर में भी हम फिज़िक्स को ही सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको जो है नए आने वाली वीडियोस का पता चल सके। तो बिना वक्त ज़ाया किए करते हैं स्टार्ट अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है कि द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इन द एसआई यूनिट्स इज़ न्यूटन पर केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, डी है न्यूटन मीटर पर केजी। जैसा कि आप लोगों को पता है एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द डायमेंशंस ऑफ एंट्रोपी आर, ऑप्शन ए में है m पावर 0, l पावर -1, t पावर 0 एंड k। ऑप्शन बी है m पावर 0, l पावर -2, t पावर 0 एंड k पावर 2। ऑप्शन सी है m पावर 1, l पावर 1, t पावर -2 एंड k पावर 1। 1 नहीं लिखे हुए, हम 1 नहीं होते तो समझ जाते हैं इसके ऊपर 1 ही है। ओके जी। तो ऑप्शन डी जो है उसमें लिखा हुआ है कि एम एल स्क्वायर टी -2 k -1। अब हमें पहले समझना है कि एंट्रोपी का फार्मूला क्या होता है। एंट्रोपी किस चीज़ के बराबर आती है, वो आती है चेंज इन एस इज इक्वल टू चेंज इन क्यू ओवर टी। ओके जी। अब जो एंट्रोपी का यूनिट होता है जूल पर केल्विन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें कि ये पर केल्विन है तो इसके जो यूनिट निकलेगा वो जूल पर केल्विन, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जूल पर केल्विन। ठीक है, अब हमें यहाँ से देखना है इन ऑप्शन में से पर केल्विन यानी -1 कहाँ पे है, क्योंकि एंट्रोपी और हीट कैपेसिटी की जो डायमेंशंस होती हैं वो सेम होती हैं। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि दिस इज़ द करेक्ट आंसर ml स्क्वायर टी -2। अगर जूल की डायमेंशन निकालेंगे तो वो आपको मिलेगी ml स्क्वायर टी -2, यानी जो एनर्जी की वर्क की डायमेंशन है वो ml स्क्वायर टी -2 है और पर केल्विन जो है वो यूनिट आ जाएगी डायमेंशन फिर एंट्रोपी की या हीट कैपेसिटी की। इज दैट क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड, हैज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, b is not accelerated, c has an inward radial acceleration and d is an आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, लेकिन उसका डायरेक्शन आउटवर्ड नहीं बल्कि इनवर्ड होता है, जिसे हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। देन दिस इज द करेक्ट आंसर हैज़ इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, इज दैट क्लियर? उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Ultrasonic waves are used to produce used for stirring liquid solutions because they do not produce noise during the operation. B is are easy to produce. C is do not produce chemical reactions in the solution. D is can produce perfectly homogeneous solutions. तो हमें पता है कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो नॉइज प्रोड्यूस नहीं करती ड्यूरिंग द operation. Then A is the correct answer. Question number 5 is a hollow metallic sphere of radius 5 cm is charged such that the potential on the surface is 10 volt. The potential at the center of sphere is। अब हमसे पूछा गया है कि ये कोई स्फेयर है, ठीक है जी, इसका यहाँ से लेके इस जगह से लेके यहाँ तक जो रेडियस है वो कितना है, दैट रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर कितनी v होगी, यानी पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है। इज दैट क्लियर? तो अब हमसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो पोटेंशियल है वो इस सरफेस के ऊपर आप कहीं पे भी देखें तो वो पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे, यानी किसी भी पॉइंट पे अगर देखेंगे तो उसका पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज सी ऑप्शन इज सेम एज दैट
0.5 सेंटीमीटर अवे द सरफेस। इज इट क्लियर? ओके जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 6 is a nichrome wire of 50 centimeter long and 1 millimeter square in cross section carries a current of 4 ampere when connected to a 2 voltage battery. The resistivity of nichrome wire. अब यहाँ से हमें क्या मालूम करना है? रेजिस्टिविटी मालूम करनी है। तो आपने क्या करना है? सिंपली फार्मूले को रीअरेंज कर लेना। ठीक है जी, तो आप यहाँ से पहले तो ओम्स लॉ वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, V इज इक्वल टू I इंटू आर। अब यहाँ से आपने क्या करना है? R की वैल्यू निकाल लेनी है फ्रॉम द फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट विल बी रो L ओवर A। ठीक है जी, तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर दैट विल बी 1 इंटू 10 टू द पावर -6 ओहम इंटू मीटर। ओके जी, अब ये सॉल्व करके देखना, ओहम्स लॉ को यूज़ करना। ओहम्स लॉ के बाद आपने जो है आर की वैल्यू रेजिस्टिविटी वाले फार्मूले से निकाल लेनी है, तो आप वहाँ से ये आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओहम इज स्ट्रेट टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर नाउ। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये इस तरीके से है कि ये कोई वायर है, तो हमें पता है कि आर किस चीज़ के बराबर आता है? जो आर है वो हमारा किस चीज़ के इक्वल आता है? वो आता है आर रो एल ओवर ए। ठीक है जी, अब जब ये इसको हम खींच रहे हैं तो इसका एरिया सॉरी लेंथ जो है वो डबल हो जाती है। जाहिर सी बात है लेंथ डबल होगी, लेकिन वो पर्टिकुलर वायर है, एक वायर है, तो उस वायर की रेजिस्टिविटी ओवरऑल कांस्टेंट रहेगी, तो उसका एरिया उतना क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, तो एरिया बन जाएगा हाफ। ठीक है जी, तो आपने ये सॉल्व करना है, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो 16 मिलेगा, 16 ओहम। फिर भी मैंने यहाँ पे ये सॉल्व करने की कोशिश की है, शायद आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से देखें जी, हमने क्या किया है कि ये यहाँ से देख लें आप, मैंने यहाँ पे इनको सॉल्व करने की कोशिश की है कि R जो होता है रो L अपान A। अब उस R को जब हम ट्वाइस कर रहे हैं, यहाँ पे सॉरी ये ट्वाइस होगा, ये हाफ नहीं होगा, दिस विल बी 2L। ठीक है जी, ये हाफ नहीं होगा, 2L अपान A बाय 2, क्योंकि जो जब लेंथ बढ़ेगी तो उतना एरिया उस वायर का कम हो जाएगा। तो आपके पास जो आ जाएगा रो L अपान A, ये होल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, तो अब आपको ये आगे जो मिलेगा इक्वेशन वो ये इस तरह का रो L अपान A मल्टीप्लाई 4। अब रो L अपान A किस चीज़ के इक्वल आ रहा है? वो आ रहा है R के इक्वल, जो रेजिस्टेंस होती है उसके। अब R की वैल्यू हमें गिवन है, वो कितनी है? 4 ओहम। तो इस R की जगह पे हम क्या रखेंगे? 4। अब जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आंसर 16 ओहम मिल जाएगा। दैट्स वाई दिस इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 16 ओहम। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है, अ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B, that is B dot dl for a closed path is equal to the net current is I passing through the area bounded by that path, this is known as। अब ये स्टेटमेंट है, ये पूछ रहा है किस जो है लॉ के स्टेटमेंट है? गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एम्पियर्स लॉ। तो आपको बताया कि ये जो स्टेटमेंट है दैट स्टेटमेंट बिलोंग्स टू एम्पियर्स लॉ। Is that clear? Now question number 9 is, at Curie temperature a ferromagnetic material is converted into paramagnetic material, diamagnetic material, non-magnetic material or none of these। तो अब Curie temperature क्या होता है? अब पहले समझ लेते हैं, मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज या फेरोमैग्नेट को जो है पैरामैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम टेम्परेचर देते हैं, तो एक पॉइंट आता है, यानी वो पॉइंट जब फेरो से वो पैरा में कन्वर्ट हो जाए तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर वो लिमिट है, वो पॉइंट है जहाँ से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है, कहाँ पे? कौन से दूसरे मटेरियल में? पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। ऐसे टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है। क्यूरी टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। ओके, इस चीज़ को थोड़ा ज़हन नशी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, द अपैरेटस यूज्ड फॉर द मॉनिटरिंग द प्रेजेंस ऑफ
submarines, icebergs and other underwater object is called radar, sonar, seismograph or none of these. तो sonar is the correct answer. जो sonar होता है वो इन चीज़ों को लोकेट करने के लिए या उनके प्रेजेंस के लिए यूज़ किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 11. ऑयल फ्लोटिंग ऑन द वाटर अपीयर्स कलर ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. द अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ ऑयल फॉर सच इफेक्ट टू बी विजिबल इज. जो अब उस ऑयल की थिकनेस होती है वो कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 10,000 एंगस्ट्रॉम और 100 एंगस्ट्रॉम. देन द करेक्ट आंसर इज दिस वन, 100 एंगस्ट्रॉम. ओके. क्वेश्चन नंबर 12 इज लॉन्गिट्यूडनल वेव डू नॉट एग्जिबिट. अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में कौन सी जो प्रॉपर्टी है नहीं पाई जाती? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन. तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम पोलराइज नहीं कर सकते. अब पोलराइजेशन क्या है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप उस चीज़ को जो है रिवाइज कर लें. क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हेन अ लाइट इज रिफ्रैक्टेड एंड पासिंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, A, its speed decreases and wavelength decreases. Question B, option B is its speed and frequency both decreases. Option C is its wavelength and frequency both decreases. Option D is speed increases and wavelength decreases. तो आप लोगों को पता है कि जब कोई भी जो है या ऐसे कह लें कि लाइट इंटर होती है किसी भी मीडियम में, यानी वो थिन से थिक में जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है और उसकी जो है वेवलेंथ भी डिक्रीज़ हो जाती है. इज़ दैट क्लियर? अब जाहिर सी बात है जब एयर में से, यहाँ पे मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको समझा दूँ कि ये इस तरीके से कोई सरफेस बनी हुई है, ठीक है जी. ये सरफेस है, इसके नीचे जो भी है वो वाटर है, ऊपर क्या है? एयर है. अब यहाँ से लाइट इस तरीके से आ रही है, ठीक है, ये नॉर्मल पॉइंट है. जब ये लाइट इस तरफ आएगी तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगी, यानी ये स्लो डाउन हो जाएगी इस तरफ. तो इसकी जो वेवलेंथ है वो जो यहाँ पे वेवलेंथ थी एयर में, मैं यहाँ पे वेवलेंथ ए लिख देता हूँ और ये जो वेवलेंथ है मीडियम में इसको मैं एम लिख देता हूँ. तो ये वाली जो वेवलेंथ होगी मीडियम वाली वो क्या होगी? ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ एयर. तो जाहिर सी बात है एयर से वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. इज दैट क्लियर? देन दिस इज ए ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14 इज इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाय A is the work function of the metal, B is intensity of the incident light, C is wavelength of the incident of light, D is both A and B. तो अब जो हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो हमारा मालूम किया जाता है वर्क फंक्शन की मदद से. देन दिस इज ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ वर्क फंक्शन. इज दैट क्लियर? ओके. क्वेश्चन नंबर 15 रियल इमेजेस फाउंड बाय सिंगल कन्वेक्स लेंस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, रेक्ट, सिमिलर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. तो आपको ये पता होगा कि जो रियल इमेजेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इन्वर्टेड होते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 16 इज इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट? A is twice as large, B is more than twice, C is half of the object size, D is of the same size. Then the correct answer is D, that is of same size. अगर आपके पास जो फार्मूला है हमारा ये वाला 1/f is equal to 1/p plus 1/q, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी या जो आंसर मिलेगा इस क्यू का वो सेम मिलेगा जितना ये फोकल लेंथ है. ओके जी. ओके. क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइंस्टाइन्स इक्वेशन. अब आपको यहाँ से देखना है आइंस्टाइन्स इक्वेशन इन चारों में से कौन सी है. तो ये जो इक्वेशन है ये आइंस्टाइन की इक्वेशन नहीं है, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है. ये जो है हमारी कौन सी इक्वेशन? ये प्लैंक्स कांस्टेंट है या सॉरी प्लैंक्स लॉ है, ठीक है जी.
या क्वांटम लॉ ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये जो है हमारी आइंस्टाइन की इक्वेशन है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये भी वही इक्वेशन है जो ये बी वाली इक्वेशन है, इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें ये मिलेगा। देन द करेक्ट आंसर इज सी, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 इज रेडिएशन इज द मेन मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अब मेन मेथड क्या है, वो कहाँ से ट्रांसफर होती है? वो फ्रॉम सन टू द अर्थ। देन दिस इज ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो हैं सारे वो करेक्ट नहीं हैं, उनका जो आंसर है वो सही नहीं है। देन जो मेन सोर्स है वो यही है, सन से हमारी अर्थ तक एनर्जी पहुंचाती है। इन द इक्वेशन ई इज इक्वल टू एच न्यू वेयर एच इज, तो एच क्या चीज़ है हमें पता है कि एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है। Question number 20 and last, not the least, when a metal is heated sufficiently, electrons are emitted by the metal. This phenomena is known as thermionic emission, V as photoelectric emission, C is secondary emission and D is X-ray emission. तो हमें पता है कि ये क्योंकि किस वजह से ही जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, वो हीट की वजह से इजेक्ट हो रहे हैं, तो देन दैट इज़ कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में यही हमारे 20 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।